दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर। आज इस वीडियो में पॉलिटी वाले सेक्शन जो सीडीएस का पेपर हुआ उसका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जा चुका है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये जरूर देख लीजिए कि स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है। यहाँ नहीं वाला आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के 85वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अधीन शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ये गलत है, क्योंकि 21A सबको पता है कि 86वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया, तो यही गलत हो जाएगा। तो इसको आंसर लगा दीजिए। अन्य वाले पे विचार कर लीजिए। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के बारे में उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित है, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता भारत के सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के हनन या उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए रिट का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर पहला वाला गलत है, बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे सही हैं। इसमें आते हैं संविधानिक संशोधन के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? सही बताना है। संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया का अनुच्छेद 368 में उल्लेख है, सही है। संविधान का संशोधन करने संबंधी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यस। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत अर्थात विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद 368 की विशिष्ट प्रक्रिया सामान्य विधान पर संविधायी शक्तियां निहित करती हैं। नहीं, 300 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अलग है। इसमें जो सामान्य संशोधन होता है अनुच्छेद 2-3, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा और सही आंसर केवल होगा 1 और 2। यहाँ पर केवल विशेष जो अनुच्छेद 368 है, इसमें समान प्रक्रिया के तहत जो संविधान संशोधन की बात की गई उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती? तो युद्ध के आधार पे हो सकता, बाह्य आक्रमण के आधार पे हो सकता, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो सकता, लेकिन आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे नहीं किया जा सकता। 1976 के पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता था और लगाया भी गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया जाता है। आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसके जगह क्या किया जाता है? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन, पॉलिटी या हिस्ट्री, जिसमें भी मान लीजिए, क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत भेजा गया, सही है। इसने यह प्रस्ताव दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाए, सही है। जिस किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा वह तत्समय विद्यमान अपने संवैधानिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा, ये भी सही है। अगला, ब्रिटिश सरकार सम्मिलित होने वाले किसी भी प्रांत के साथ पृथक संवैधानिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकती नहीं, ये गलत है। इसका ऐसा प्रोविजन इसमें नहीं किया गया था। अगले वाले क्वेश्चन, पॉलिटी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, निर्वाचक नामावली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की एक साधारण निर्वाचक नामावली होती है, सही है। अगला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है। अनुच्छेद 325, 326 इनमें आप देखेंगे तो यही बात कही गई है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र
नहीं ठहराया जाएगा। अगला, भारत का कोई भी नागरिक जो कम से कम 18 वर्ष की आयु का है अपना मतदान कर सकता है जब तक कि वह किसी समुचित विधानमंडल की किसी विधि के अधीन उसे डिसक्वालीफाइड नहीं कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 1 2 3 तीनों सही है। अगला, फिर पॉलिटी से पूछा है, टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बताना जिसे निरंकुशतावाद कहा जाता है के संबंध में क्या सही नहीं है। यह एक तंत्र और सत्तावाद के सदृश नहीं है। यह व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता है किंतु यह व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं छीनता। अगला, इसमें नागरिक समाज का उन्मूलन अंतर्निहित होता है। अगला, समानतया या एक दलीय राज्य के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। दूसरा, ये नागरिक समाज का उन्मूलन अंतर्निहित, ये भी सही है। अगला, यह एक तंत्र और सत्तावाद का सदृश नहीं है, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन हो? बी वाला। यहाँ पर व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ, हाँ, राजनीतिक स्वतंत्रता छीन लेता किंतु यह वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं छीनता है। जब टोटलिटेरियनिज्म की बात होती है तो राजनीतिक के साथ साथ वैयक्तिक स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगाया जाता है। तो ये आंसर बी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटी वाला सेक्शन इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन अगला रहा कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यह उपबंध किसमें किया गया? तो यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलगाव की बात हो रही है। तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो अलगाव है वो किसमें, किस आर्टिकल में बात की गई? तो आर्टिकल 50, और 50 से किसमें है? भाग 4। भाग 4 डीपीएसपी का पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगला, लोकसभा का अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेगा यदि वह हिंदी में या अंग्रेजी में अपना पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। सही है। संसदीय समितियों का कार्य हिंदी अंग्रेजी में संपादित किया जाएगा, ये भी सही है। अगला, संसदीय समितियों के कार्यव्रत पवाद रूप में हिंदी अंग्रेजी तैयार किए जाते। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट सही है। सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, पहला वाला सही हो जाए। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शब्द राज्य का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आशय केवल राज्य सरकार है, नहीं, ये गलत। अनुच्छेद 12 की डेफिनेशन ही पूछी गई है। इसका आशय केवल भारत सरकार और भारत की संचरण निधि, ये भी गलत है। इसका आशय केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार विधानमंडलों से भी गलत। तो सही आंसर है डी वाला हो जाएगा कि इसका आशय भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानमंडलों तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय वन प्राधिकारियों से है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला इसमें पूछ रहा है, राज्यसभा में स्थानों सीटों के संबंध में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन? बिहार हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें हैं। राज्यसभा से आप देखोगे इस समय जो क्वेश्चन बना, राज्यसभा की सीटें कई यूपीपीएससी में भी पूछा गया, जेएससी लेक्चरर में भी पूछा गया। इसके अलावा एक आश्रम पद्धति हुआ था या कोई अन्य एग्जाम, वहाँ पर भी पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 243 डी की बात की गई है, यानी 243 में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। तो इसमें का, खा, गा, घा, यानी ये आपका कौन सा हो जाएगा? ए से शुरू करिए, ABCD। ए हो जाएगा का, बी हो जाएगा खा, सी हो जाएगा गा, और डी हो जाएगा घा। तो 243 घा, इसका आंसर हो जाएगा 36 का सी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। इसमें हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन जो आए हैं उसको देख रहे हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन एक ये है कि प्रसिद्ध निबंध द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन लेखक कौन है? इसके कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा। एक बुक अगर यहाँ आइडियाज आ जाता, विचारधारा का अंत, यानी एंड ऑफ, अगर ये विचारधारा का यानी विचारधारा का अंत ये पूछता ये विचार किसके द्वारा दिया गया, तब डेनियल बेल हो जाता। लेकिन एंड ऑफ हिस्ट्री यहाँ पूछ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा ये बुक निबंध नामक शीर्षक से इसको लिखा
गया था। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक न्यायपीठ जो बेंच है वो लखनऊ में, सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक न्यायपीठ ग्वालियर में है, ये भी आपका सही है क्योंकि जबलपुर में मुख्य पीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, सही है, ये भी सही है। तो यहाँ कह रहा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कोई न्यायपीठ नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि इसकी आइजोल व अन्य कई खंडपीठ बनाई गई हैं। तो डी वाला इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला, संसद सदस्यों की निर्हरता के संबंध में कौन सा एक शर्त नहीं है? ये यानी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करता तब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय महिला का अध्यक्ष पद धारण करता है, तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष का पद धारण करता तो व्यक्ति को आयोग नहीं ठहराया जाएगा, ये बिल्कुल बात सही है। अगला, सदस्य सदन में पूर्व अनुमति के बिना मतदान से प्राविरत रहता है, यानी अब्सेंट रहता, गायब रहता। सदस्य राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल का अध्यक्ष पद धारण करता, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पद धारण करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के परिसंघ को अनेश्वर राज्यों का अनेश्वर संघ कहा जाता है? तो ये कहा जाता संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, उसी को यहाँ पर लिखा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला, निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक अपवर्तन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना? तो ये माना था ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा ऐसा माना गया था, तो इसका आंसर 55 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं। इसमें पॉलिटी वाला ही सेक्शन अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आइए पॉलिटी का ही देखते हैं, और क्वेश्चन है कि शायद ख़त्म हो गए, तो ये करंट वाला अब चालू हो गया है। इधर करंट वाला तो हम मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका यहाँ से ये पूछा गया है, पॉलिटी का कुछ सेक्शन यहाँ पर है। ये क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय, आपको पता है कि कृषि एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगता है और स्टेट लिस्ट का है, सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय, ये भी सही है। लेकिन बीमा ये संघ सूची में शामिल नहीं है, शामिल है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीमा संघ सूची में शामिल नहीं है। ये गलत है क्योंकि संघ सूची में शामिल है। बीमा बैंकिंग वन समवर्ती सूची के विषय, बिल्कुल बात सही। पहले राज्य सूची का विषय होता था, वन को 42वें संविधान संशोधन से कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रख दिया गया। इसके ऊपर वाला देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है के संबंध में कौन सही नहीं है? ये पूछ रहा। यह राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन विशेष वित्तीय अन्वेषण अभिकरण एजेंसी है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी फेमा 1999 का प्रवर्तन करता, सही है। यह धन शोधन अधिनियम 2002 का प्रवर्तन करता, ये भी सही है, ये भी सही। अगला लास्ट वाला देखते हैं, यह बेनामी संपत्ति समव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम 1988 का प्रवर्तन करता है। ये वाला लास्ट वाला क्या है? गलत है। बाकी इसमें सारे के सारे सही है। अगला पूछ रहा, संविधान संशोधन जो जीएसटी है, जिसको आप जानते हो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और इसके लिए एक संविधान संशोधन 101वां किया गया, उसका पूछ रहा है उसके संबंध में कौन इसमें शामिल नहीं था? केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम शामिल था, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम ये भी है, माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर अधिनियम ये भी, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम ये इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसका राज्य माल और सेवा कर अधिनियम इसमें नहीं शामिल, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये इससे अलग है। अगला पूछ रहा, भारत की संघीय व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, आरंभ में सिक्किम को संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था, बिल्कुल बात सही है। इसे अनुच्छेद 2A के रूप में शामिल किया गया था और इसे 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से एसोसिएट स्टेट के रूप में इसको शामिल किया गया था। लेकिन 36वां बाद में संविधान संशोधन किया जाता है और तब जाकर के इसको फुल स्टेट के रूप में शामिल किया जाता है। तो यहाँ तो ये दो तो बिल्कुल सही है। अगला, भारत के संविधान में
आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 घा, यानी घा का मतलब हुआ कि 371 ए बी सी डी, एक का खा गा घा। तो इसमें पहला वाला आपका नागालैंड है, फिर असम है, फिर आपका मेघालय है, मेघालय के बाद फिर आपका ये कौन, आंध्र प्रदेश, डी और ई। दो आर्टिकल हैं 371 डी एंड ई, ये आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से संबंधित हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। तो यहाँ पर ये वाला भी सही है कि 371 घा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध किया गया, ये भी सही, ये भी सही। अगला देखते हैं, भारत का संविधान आपात स्थितियों के दौरान संघीय सरकार को एकात्मक पद्धति की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बनाता है, ये भी सही है। जब भी आपातकाल लगता है तो हमारा जो संसदीय व्यवस्था या संघात्मक ढांचा है वो यूनिटरी फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी सही, सी भी सही, डी भी सही। पहला वाला क्या हो जाएगा कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई समानता नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रतिनिधित्व में समानता लाने के लिए ही जनसंख्या को मुख्य आधार बनाया गया और प्रत्येक राज्य में यानी राज्यसभा में समानता स्थापित की जाती है, यानी जनसंख्या के हिसाब से सीटों का एलोकेशन किया जाता है। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा 114 का पहला वाला। अगला, भारत का संविधान वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की गारंटी देता है, किंतु यह स्वतंत्रता राज्य द्वारा अधिरोपित कतिपय युक्तियुक्त निर्बंधों के अधीन है। ये निर्बंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं? मानहानि, डिफामेशन। इसके आधार पर अनुच्छेद 19A के अंतर्गत जो वाक वो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो पहला तो सही। शिष्टाचार अथवा नैतिकता, तो इसके आधार पे डिसेंसी अथवा मोरालिटी के आधार पे भी लगाया जा सकता। अगला, किसी अपराध के लिए उकसाना, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, एनी ऑफेंस, ये भी आपका तीनों के आधार पे ये बताया गया कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 115 का डी हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? तो ये इसका मतलब हुआ कि अगर आपातकाल लगा दिया गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो ये किया गया था 39 संविधान संशोधन 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। फिर अंततः ये 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और इस प्रोविजन को हटाया जाता है। तो ये 39 1975 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें, अच्छा ये पॉलिटी वाले, ये क्या बचा है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स से। ये 1773 का बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल का जो सिंगल जी था गवर्नर, इसको डबल जी ऑफ बंगाल बना दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में इसको पदोन्नत किया गया था। और ऐसा पद प्राप्त करने वाले प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे? बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्हें क्या बना दिया गया था? तो इसे डबल जी यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे। पॉलिटी बहुत कठिन नहीं पूछी गई थी, कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाले थे, बाकी नॉर्मल ही पूछी गई। आप पेपर का डिस्कशन जरूर देखा करिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इधर से उधर रिपीट होते हैं। अगले सेक्शन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।